मित्रों, नमो नमः। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। विषय है यूरोपियों का भारत आगमन और यूरोपियों द्वारा भारत में राजसत्ता धूर्तता से हथियाना और उस धूर्ततापूर्ण तरीके से राजसत्ता हथियाकर किस तरह से उन्होंने भारत में अपनी राजसत्ता को सदा सर्वदा के लिए बनाए रखने के लिए कौन-कौन से हथकंडे अपनाए। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने धूर्ततापूर्ण तरीके से भारत की राजसत्ता हथियाई, उसी धूर्ततापूर्ण तरीके से उन्होंने कुछ ऐसे उपाय खोजे जिससे कि भारत में उनकी राजसत्ता सदा सर्वदा के लिए बना रहे। उन धूर्ततापूर्ण तरीकों में उनका एक बहुत ही महती प्रयोग था भारत में फॉल्ट लाइन्स को खोजना और उन फॉल्ट लाइन्स को इतना चौड़ा कर देना कि वो खाई बन जाए, जो कि पटे ही ना और भारतीय आपस में ही विभाजन में बटे रहें और वे कभी एक न होने पाएँ। इस तरह से बटे हुए भारतीयों के ऊपर शासन करना उनके लिए आसान हो जाता था। इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का सहारा लिया और वो सहारा उनके लिए बहुत ही फलदायी भी साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय तक भारत में इसी तरीके से राज्य किया और जाते हुए भी वो कुछ इसी तरह के फॉल्ट लाइन्स भारत में छोड़ के गए। और उनका एक तरीका था कि जहाँ पे फॉल्ट लाइन्स है उसको तो चौड़ा कर देना और जहाँ पे फॉल्ट लाइन्स एक धुंधली सी भी दिखाई पड़ रही हो या न भी हो, वहाँ पर एक फॉल्ट लाइन्स क्रिएट करना, उसे पैदा करना, फिर उसे चौड़ा करके खाई के रूप में बदल देना और उसके पीछे तर्क की का एक ऐसा मुलम्मा चढ़ाना जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ, निश्चित रूप से यह तो सही ही कह रहा है, हमसे ही असलियत छुपाई गई और हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। इसी तरह की एक फॉल्ट लाइन्स वो पैदा करता है आर्य और द्रविड़ विवाद के रूप में। आज हम इस चलचित्र के माध्यम से आपसे उसी विवाद का निर्छेद विवेक करना चाह रहे हैं और आपके सामने ये साबित करना चाहेंगे कि यह विवाद यूरोपियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक रचा गया और यह विवाद कोई विवाद था ही नहीं। इसका मूल उद्देश्य यूरोपियों का यह था कि भारत को उत्तर और दक्षिण में बाँट कर रखा जाए और विभाजित भारत की विभाजित शक्ति के ऊपर अपना राज्य सदा सर्वदा के लिए कायम रखा जाए। इसका एक एक और भी उद्देश्य उनका था कि भारत में यूरोपीय राज्य को न्याय संगत बनाना। हम जानते हैं कि वे भारत में यूरोपीय राज्य को न्याय संगत बनाने तथा भारत का गौरवभंजन करने के लिए वे कई तरह के कुतर्क गढ़ते हैं। उन्हीं कुतर्कों में से एक उन्होंने आर्य और द्रविड़ों को परस्पर विरोधी जातियां बताने का गढ़ा। उन्होंने बताया कि द्रविड़ उत्तर भारत में निवास करते थे और आर्यों ने उन पर आक्रमण किया तथा उत्तर भारत से उन्हें खदेड़कर दक्षिण भारत में भगा दिया। आर्यों और द्रविड़ों में विभेद करना वैसा ही है जैसा कि बहती नदी को लाठी के प्रहार से दो भागों में बांटना, किंतु उन्होंने यह कुत्सित प्रयास किया और उनके कुत्सित मनस ने अपने इस कुकर्म के लिए रेस थ्योरी जैसे एक प्रपंचकारी सिद्धांत का निर्माण किया। रेस थ्योरी एक प्रजाति सिद्धांत, जिसको हम हिंदी में प्रजाति सिद्धांत कह सकते हैं। यह रेस थ्योरी एक ऐसी छुरी थी जिसका उन्होंने भारत में यूरोपीय साम्राज्य को तार्किकता प्रदान करने के लिए गढ़ा था और उस छुरी को उन्होंने घुसा दिया भारत की एकता और अखंडता की छाती पर तथा यह सिद्ध करने में उन्होंने कई वर्ष और टनों कागज तथा स्याही खपा डाला कि आर्य और द्रविड़ अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं। इसका दुष्परिणाम हुआ, ऐसा नहीं है कि वे अपने प्रयास में निष्फल हुए, वे अपने प्रयास में सफल हुए और दक्षिण भारत, जो कि वैदिक संस्कृति के सर्वाधिक मौलिक परंपराओं की सेंचुरी है, वहाँ पेरियार जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो उनके इसी फॉल्ट लाइन की पैदाइश थी, जिसने उपराष्ट्रवाद की ऐसी आंधी चलाई दक्षिण भारत में कि दक्षिण भारत आज भी रह रह कर कराह उठता है। यूरोपीय कुतार्किक द्रविड़ शब्द को जाति सूचक शब्द मानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि द्रविड़ कोई जाति सूचक शब्द नहीं बल्कि एक क्षेत्र सूचक शब्द है। द्रविड़ संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वह स्थान जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत तीन तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ उसके हिंद महासागर, दूसरे बंगाल की खाड़ी, तीसरी तरफ अरब सागर है। तो इस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करने के लिए हमारे शास्त्रों में द्रविड़ शब्द का उपयोग आता है और वहाँ के जितने भी निवासी हैं उनको द्रविड़ कहा जाता है, द्रविड़ देशवासी कहा जाता है। पुराणों में भी पंच द्रविड़ाः शब्द आता है जिसका अर्थ होता है जिससे पांच क्षेत्र इंगित होते हैं। वे कौन कौन से क्षेत्र हैं? पंच द्रविड़ा में आने वाले क्षेत्र हैं द्रविड़, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। अब हम आगे देखते हैं कि यूरोपियों का षड्यंत्र तो इसी बात से पता चलता है कि वे द्रविड़ों को एक अलग प्रजाति सिद्ध करने के लिए बहुत ही छिछले तर्क का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं अलग अलग हैं, अतः वे दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं।
अब भला यह कैसा तर्क हुआ कि भाषा में विभेद के आधार पर दो लोगों की जाति अलग-अलग हो जाएगी? ऐसा तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, या जिसने यह सिद्ध करने के लिए ठान ही लिया है कि एन केन प्रकारेण अपने उद्देश्य या अपने जो जो उन्होंने निर्णय रखा हुआ, जो उन्होंने फलन सोच के रखा हुआ है, उसको सिद्ध ही करना है, इसी तरह की बकवास तर्क को गढ़ सकता है। अब इन मूर्खाधिपतियों को कौन बताए कि भाषा की एकता न तो किसी एक प्रजाति का होना सिद्ध करती है और न ही भाषा का विभेद अलग-अलग प्रजाति का होना सिद्ध करती है। यदि ऐसा ही होता तो अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज और अंग्रेजी ही बोलने वाले अफ्रीकी एक ही प्रजाति के होते, किंतु हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और स्वामी विवेकानंद तो उसी काल में उन गोरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था, और बड़ी ही शालीनतापूर्वक। उन्होंने एक जगह उद्घोष किया था कि अभी भाषा शास्त्रियों ने एक सिद्धांत निकाला है कि मनुष्यों की एक खास प्रजाति थी जिसका नाम द्रविड़ था, और जो दक्षिण भारत में रहती थी, और वो उत्तर भारत में रहने वाली आर्य नामक प्रजाति से भिन्न थी। दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण हैं केवल वे ही थोड़े से आर्य हैं, और जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए थे, दक्षिण भारत के बाकी जितने लोग हैं उनकी जाति और प्रजाति ब्राह्मणों से भिन्न है। वे कहते हैं, श्रीमान भाषा शास्त्री जी, आप क्षमा कीजिए, ये सभी बातें निराधार हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में फूट डालने के लिए यूरोपियों ने आर्य द्रविड़ संघर्ष की एक कोरी कहानी भी गढ़ी। कितनी हास्यास्पद है कि जिस काल के झगड़े को एक तर्क बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी काल के एक जीवित दस्तावेज ऋग्वेद में इस युद्ध का तो रंचमात्र भी वर्णन नहीं है। वे षड्यंत्र के तहत ऐसे कुतर्क गढ़ते हैं, किंतु तमिल परंपरा में जो कथाएं हैं वे उनके षड्यंत्रों को ध्वस्त करती हैं। यूरोपी तो तमिल और आर्यों में, द्रविड़ और आर्यों में भेद करने के लिए संस्कृत और तमिल के बीच भेद को अपना एक सहारा बनाते हैं, अपने हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। यूरोपीय संस्कृत और तमिल के बीच भेद पैदा करते हैं, किंतु हम देखते हैं कि तमिल कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि दोनों के ही पिता, इन दोनों ही भाषाओं के पिता भगवान शिव थे। तमिल परंपरा में एक कथा आती है जो कुछ यूं है कि भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य को दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें तो उस प्रदेश की भाषा ही नहीं आती, तो वे वहां जाकर के कैसे कार्य करेंगे और क्या करेंगे, कैसे वहां अपना जीवन यापन करेंगे। तब भगवान शिव ने अपनी बाईं ओर महामुनि अगस्त्य को खड़ा किया और अपनी दक्षिणी तरफ महापंडित पाणिनि को खड़ा किया, और अपने डमरू पर दोनों हाथों से थाप मारने लगे। बाएं थाप से तमिल भाषा बनी और दाएं थाप से उनके संस्कृत भाषा बनी, और इन्हीं महामुनि अगस्त्य ने दक्षिण भारत जाकर के तमिल भाषा के प्रथम व्याकरण अगस्त्यम की रचना की। कोई भारतद्रोही भले ही आर्य द्रविड़ भेद पैदा कर भारत के विनाश की कामना करे, किंतु हमारे साहित्य, पुराण आदि ग्रंथ पन्ने दर पन्ने संपूर्ण भारत के ऐक्य का गायन करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि महाप्लावन के समय जब भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण किया, तो द्राविड़ देश के राजा सत्यव्रत के कमंडलू में रहे। ये सत्यव्रत ही थे जिन्होंने उन्हें कमंडलू से निकालकर सरोवर में, सरोवर से नदी और नदी फिर समुद्र में छोड़ा था। ये वही सत्यव्रत हैं जिन्हें कालांतर में वैवस्वत मनु के रूप में ख्याति मिली। हमारे ग्रंथ तो संपूर्ण हिंदू जाति को द्राविड़ देश के शासक वैवस्वत मनु अर्थात सत्यव्रत की संतान मानते हैं, और ये यूरोपी आर्य द्रविड़ भेद की डफली बजाते रहते हैं। आर्य द्रविड़ में भेद करना न केवल भ्रामक है बल्कि एक मूर्खतापूर्ण भी है, और आजकल के भारतीय भी जो कि यूरोपियों के इस तर्क को अपना ब्रह्म वाक्य मानते हैं और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भेद करने की कुछ चेष्टा करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि इससे उनका और इस देश का भला नहीं होने वाला है। इस देश के बंटवारे से किसी का भला नहीं होगा, नुकसान सबका होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं इसी तरह के कंटेंट आप सबों के समक्ष रखता रहूं। धन्यवाद। एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।